कल हमने कर लिया था फॉर्म तक। यूज़र को ऐड करना तो आ गया आप लोगों को, ऐसा ही है। इवन डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट है, इससे क्या होगा, पेज रिफ्रेश नहीं होगा। फर्स्ट नेम गेट फील्ड वैल्यू, वैल्यू ले ली इन सारों की और उसको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डीओबी में स्टोर करवा दिया। फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम, इससे क्या होगा, स्टार्टिंग की जितनी स्पेसिंग है और एंड की जितनी स्पेसिंग है वो रिमूव हो जाएगी और दोबारा से स्टोर कर दो फर्स्ट नेम में। उसी तरह लास्ट नेम और ईमेल, अगर फर्स्ट नेम की लेंथ 3 कैरेक्टर से कम है तो क्या करो, नोटिफिकेशन शो करवा दो और यहाँ से ही रिटर्न कर दो। ईमेल फॉर्मेट हमने टेस्ट कर लिया और डीओबी अगर नहीं है तो उसको भी नोटिफिकेशन दिखा दो, रिटर्न कर दो। अब लेट यूज़र इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, एक ऑब्जेक्ट बन गया यूज़र का। अब इस यूज़र में आईडी में क्या करो, गेट रैंडम आईडी। ये गेट रैंडम आईडी क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन जब भी ये कॉल होगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखें ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इसमें से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो स्टोर हो जाएगी गेट रैंडम आईडी में। और गेट रैंडम आईडी में हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर करवा रहे हैं यूज़र डॉट आई डी में। यूज़र डॉट डेट क्रिएटेड, न्यू डेट में से गेट टाइम निकालें और स्टोर कर दें डेट क्रिएटेड में। उस यूज़र्स में जो हमने एक एरे बनाई है ऊपर ग्लोबल, इस यूज़र्स में क्या करो, पुश कर दो। पुश क्या करो, उस यूज़र को, और साथ ही नोटिफिकेशन शो करवा दो सक्सेस का, क्योंकि जब यहाँ तक कोड चल जाएगा इसका मतलब है नेक्स्ट फिर ये वाला कोड चलेगा। यहाँ तक कोड चल गया तो ये काम हमारा सक्सेसफुल हो चुका है सारा, तो फिर आप इसको नोटिफिकेशन शो करवा दें। लास्ट में जाके हम नोटिफिकेशन हमेशा शो करवा देते हैं, क्योंकि अगर लेट सपोज यहाँ पे भी कोई एरर आ जाए तो कोड क्या होगा, यहाँ तक नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाए तो कोड यहाँ तक नहीं आएगा। अगर इसमें कोई एरर आ रहा हो, फॉर एग्जांपल यूज़र्स कोई एरे बनी ही ना हो, तो उसने यहाँ तक ही रखना है, उसको नेक्स्ट लाइन तक लेकर नहीं आएगा, तो इस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं नज़र आएगा। इसमें गेट रैंडम आईडी, गेट रैंडम आईडी क्या है, ये देखें, मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम से क्या होता है, एक रैंडम नंबर आ जाता है हमारे पास 16 से लेकर 18 नंबर्स तक। मैथ डॉट रैंडम करें तो आपके पास इस तरह का नंबर आ जाएगा। अब इसी मैथ डॉट रैंडम को डॉट करें टू स्ट्रिंग और इसमें पास करते हैं 36। तो अब देखें अब आपके पास क्या आ रहा है, उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया 36 बेस पे। ठीक हो गया जी। 36 करेक्टर कह लें, 36 बेस कह लें, एक ही बात है ना। 36 करेक्टर मीन्स के 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक नहीं, 0 से लेकर 9 और फिर ए से लेकर जी तक है। तो ये टोटल आपके पास 36 बनते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 10 नंबर्स 0 से लेकर 9 तक। तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें पहले 2 डिजिट नहीं हमें चाहिए, नहीं ना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डॉट स्लाइस मीन्स के इंडेक्स 2 से स्टार्ट करो, इंडेक्स 2 से स्टार्ट करो और एंड तक। इसमें 0 इंडेक्स पे ये है, 1 पे डॉट है, 2 पे स्टार्ट हो रहा है ये। तो आप जब इसको करेंगे तो अब आपके पास 0 डॉट ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हर बार एक रैंडम आईडी जनरेट होकर आपको मिलेगी। तो ये इसका कोड है, इसको रिटर्न कर दें, वो स्टोर हो जाएगा। पढ़ेंगे कैसे फिर जी, पढ़ेंगे कैसे रैंडम आईडी को? हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एज में इसकी आईडी एक बनानी है इस यूज़र की। जब हम दोबारा इस यूज़र्स को गेट करेंगे तब ये आईडी आ रही होगी, तो इस आईडी की बेस पे हम इस एलिमेंट को दोबारा से गेट कर सकते हैं। तो आईडी में कहाँ से मतलब मिलेगी? जब हम इस यूज़र्स को दोबारा गेट करेंगे तो 1 बाय 1 करके आपके पास एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट में ये आईडी आपको नज़र आएगी। तो उसकी बेस पे फिर हम उसका डाटा सारा फैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CNAC नंबर एक यूनिक चीज़ है, आप लोग CNAC नंबर से उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। जी, तो ये था यूज़र ऐड करने का तरीका। सेम यही चीज़ आप लोग किसी भी वेबसाइट में, बड़ी से बड़ी वेबसाइट में यही काम कर रहे होंगे।
बस डिपेंड करता है कि उसमें आपको किस तरह का डाटा चाहिए। डाटा ज़्यादा चाहिए होगा उसमें आप लोग ज़्यादा चीज़ें करेंगे। इसमें एक और चीज़ कर दें, यूज़र डॉट स्टेटस जो है इसका वो है बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है। अक्सर लेट सपोज़ आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, यूज़र डॉट रोल भी आ जाता है। उस यूज़र का रोल क्या है, स्टूडेंट है। तो इस बेस पे अगर तो यूज़र का रोल स्टूडेंट है तो क्या करो, उसको पोर्टल पे ट्रांसफ़र कर दो, पोर्टल पे सेंड कर दो। अगर यूज़र का रोल एडमिन है तो फिर क्या करो, उसको एडमिन डैशबोर्ड पे लेके जाओ। तो इस बेस पे हम बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ और कंडीशंस लगा रहे होते हैं। तो अब ये चीज़ें भी कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें, सबसे पहले आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ थी, उसके बाद 4 हमने मज़ीद ऐड कर दी जो ये हर एलिमेंट के साथ जाएंगी। हर एलिमेंट में ये चीज़ भी आएगी, लेकिन ये जो चीज़ है ये डायनामिक होगी, मीन्स के जो यूज़र की तरफ से आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें बैकएंड से हम खुद पे काम कर रहे हैं। सर उसमें मार्क्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं आ सकता है, वो चाहे ऊपर पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल डेट ऑफ बर्थ आगे मार्क्स का आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन जैसे कर सकते हैं आईडी ID कार्ड कार्ड में, करते हैं। डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लेट्स सपोज नादरा किसी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात आप वो ऐड करेंगे। ऐड करते हैं ना। जी, अब सही करते हैं फॉर एग्जांपल अब कोई स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट में तो बहुत सारी आपके पास चीज़ें आ रही होंगी, उसकी क्लास क्या है, Science फादर है, नेम arts क्या है। है जी, वो किस सेक्शन में जाना चाहता है, किस सेक्शन में आप लोग ऐड कर रहे हैं, किस क्लास में कर रहे हैं, रोल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ठीक। उसका क्या कहते हैं आईडी नंबर ऑटोमेटिक, जिस तरह हम ये जनरेट कर रहे हैं उसी तरह एक तरतीब आ रही होती है। अभी पीछे जो मैंने आपको दिखाया था ऑर्डर नंबर, गेट ऑर्डर नंबर जी। जो फंक्शन चल रहा था, तो उसमें 1 बाय 1 करके आईडी ऑर्डर नंबर जनरेट होता है। सबसे पहले लास्ट को गेट करता है, उसमें एक प्लस ऐड करता है और उसको भी स्टोर कर देता है, और उस वैल्यू को भी इसमें स्टोर कर देता है। तो जब हम उस पर जाएंगे फायरबेस वगैरह पे तब आप लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, एक तरीका था ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। फॉर एग्जांपल नीचे जाके आप लोग लेट यूज़र 1 इक्वल टू क्या करते हैं, फर्स्ट नेम, इसका फर्स्ट नेम क्या होगा, लेट्स बस कह देते हैं सुभान, लास्ट नेम कुछ भी नहीं है या फिर है, और क्या थी इसकी ईमेल abc@gmail.com, और इसमें था नहीं DOB 2012 कह लें। ठीक है, हमने एक यूज़र बनाना है तो इस तरह हम बना रहे हैं। ऐसा ही है, हमने लेट सपोज 2-3 और यूज़र बनाने हैं तो इसी चीज़ को हम करेंगे। ऐसा ही है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट बनता जाएगा, यूज़र बनते जाएंगे। एक तरीका ये है। अब एक तरीका है कंस्ट्रक्टर के साथ। कंस्ट्रक्टर में आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टर यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के साथ कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका, सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन होता क्या है, इस फंक्शन का नेम जो है वो अपर केस से स्टार्ट होता है, मीन्स के कैपिटलाइज। अगर आपने कोई यूज़र बनाना है तो आप लिखेंगे यूज़र। लेट सपोज कोई प्लान बनाना है तो आप प्लान, होस्टिंग प्लान बनाना चाहते हैं तो होस्टिंग प्लान, इस तरह ही फंक्शन बनता है। ऐसा ही है ना। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, आपके पास जौन जौन सी वैल्यूज़ चाहिए होस्टिंग प्लान में, चीज़ें कौन कौन सी आपके पास, लेट सपोज बेसिक बना रहे हैं, प्रोफेशनल बना रहे हैं और अल्टीमेट बना रहे हैं। ये 3 होस्टिंग प्लान्स होते हैं ना बेसिकली, बेसिक, प्रोफेशनल और अल्टीमेट। मंथली, डिस्क स्पेस, डाटा ट्रांसफ़र। तो हम क्या देते हैं
मंथली डिस्क स्पेस डाटा ट्रांसफ़र कह लें फॉर एग्जांपल, ये 3 चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, दिस डॉट मंथली किसके बराबर है, मंथली के। अब देखें जैसे ही हमने दिस डॉट मंथली किया, ऑटोमेटिक इसका कलर जो है वो चेंज हो गया और ये अब कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अगर हम इसको ख़त्म करें तो यहाँ पे देखिए सिंपल एक फंक्शन के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे हम दिस लगा देते हैं, इसका मतलब अब ये कंस्ट्रक्टर बनने लगा है। दिस डॉट मंथली इक्वल टू मंथली दिस डॉट डिस्क स्पेस, ये जो चीज़ है ना ये प्रॉपर्टी बन रही है। ये देखें आपको नज़र भी आ रहा है, ये प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नेम होगा, ये भी प्रॉपर्टी। उसके आगे जो है प्रॉपर्टी के आगे हम क्या ऐड करते हैं, वैल्यू। ये वैल्यू जो है ये आपको इस पैरामीटर से मिल रही है। डिस्क स्पेस दिस डॉट डाटा ट्रांसफ़र इक्वल टू डाटा ट्रांसफ़र। अब हमने जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, होस्टिंग प्लान बनाना है, लेट बेसिक प्लान इक्वल टू क्या होगा, एक न्यू होस्टिंग प्लान हम बना रहे हैं, ऐसे ही है। बेसिक न्यू एक होस्टिंग प्लान है, प्रोफेशनल एक होस्टिंग प्लान है और अल्टीमेट भी एक और होस्टिंग प्लान है। तो लेट बेसिक प्लान इक्वल टू न्यू होस्टिंग प्लान। न्यू होस्टिंग प्लान बनाओ, उसमें क्या करो, सबसे पहली वैल्यू मंथली है। मंथली क्या है, 3.99 ये सबसे पहले आपकी मंथली। उसके बाद डिस्क स्पेस कितनी है, 100 GB, तो आप इसको कहते हैं 100 GB। उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र कितना है, 1000 GB, तो आप कहते हैं 1000। इस तरह क्या हुआ, ये एक अब ऑब्जेक्ट बन गया है और स्टोर हो गया है बेसिक प्लान में। अब अगर आप इसको कंसोल करें, बेसिक प्लान को सेव करें, तो आपके पास देखें एक होस्टिंग प्लान आ रहा है, डाटा ट्रांसफ़र 1000 है, डिस्क स्पेस 100 है और मंथली है 3.99। तो इस तरह भी ये मुश्किल दरअसल ना हम इसको इतना यूज़ भी नहीं कर रहे होते हैं। लेट सपोज अगर आप कोई एडवांस चीज़ करने लगे हो, जिस तरह डेट ऑब्जेक्ट है, आप उस तरह की कोई चीज़ बनाने लगे हो, तो फिर क्या होगा, फिर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होंगे। इसकी मैं एग्जांपल दे रहा था, होस्टिंग प्लान छोड़ें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और DOB। हम ये देखें बार बार की प्रॉपर्टी जो है वो लिख रहे हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट यूज़र 1, सेम यही चीज़ अब हम कंस्ट्रक्टर की मदद से करने लगे हैं। लेट यूज़र 1 इक्वल टू न्यू यूज़र, एक न्यू यूज़र बनाओ। उसमें फर्स्ट नेम क्या होगा, सुबहान, लास्ट नेम क्या होगा, अहमद, और ईमेल abc@gmail.com और डेट ऑफ बर्थ 2012। अब समझ लगी होगी, ठीक हो गया। अब यही चीज़ देखें, हमने क्या किया, बार बार हम की नहीं यूज़ कर रहे हैं। यूज़र 1 बना लिया, यूज़र 2 बन गया, यूज़र 3 बन गया, यूज़र 4 बन गया। आपका कोड कम हो गया बहुत ज़्यादा, आपको बार बार की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अभी ऑब्जेक्ट कैसे, हम तो वो राउंड वो ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम कंस्ट्रक्टर्स की मदद से कर रहे हैं ना। याद करें जब हम करते हैं न्यू डेट, यही चीज़ है। बस क्या है कि हम अगर डायरेक्ट करंट डेट चाहिए तो हम कोई पैरामीटर या आर्गूमेंट नहीं पास करते हैं। अगर इसमें आर्गूमेंट पास कर दें, सेम यही चीज़ आप पास कर दें, तो अब क्या होगा, अब जो डेट ऑब्जेक्ट आएगी आपके पास वो इस डेट की आएगी। ठीक है, चीज़ तो यही है। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, करंट ऑब्जेक्ट एक रिटर्न करेगा, ऐसे ही है। तो ये भी आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। और स्टोर किस में कर रहे हैं, यूज़र 1 में। इसमें अगर हम कह दें लेट नो, तो अब क्या होगा, डेट ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा इसमें, ऐसे ही है। तो न्यू डेट जो है ये एक कंस्ट्रक्टर है
जो आपको रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट वैल्यू, इसी तरह ये भी एक कंस्ट्रक्टर है जो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट वैल्यू और स्टोर हो जाएगा यूज़र वन में। ये तरीके, दो तरीके हैं इस तरह बार बार इस चीज़ से बचने के लिए। जी क्लियर है। अब इसी डेट ऑफ बर्थ की मदद से, इस डेट ऑफ बर्थ की मदद से आपने एज गेट करनी है। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर ही दिस डॉट एज इक्वल टू क्या करें, इसकी डेट ऑफ बर्थ से ले दिस डॉट DOB और जो भी कैलकुलेट वगैरह करना है एज, तो एक दरअसल यहाँ पे आएगा फंक्शन, फंक्शन बनेगा। ठीक हो गया जी। यही चीज़ है, आप इस चीज़ से हट के करना चाहें तो आप प्रोटोटाइप में आ जाते हैं। ये प्रोटोटाइप है। इसमें देखें कैलकुलेट एज भी, कैलकुलेट एज भी दिस डॉट कैलकुलेट एज इक्वल टू फंक्शन, और ये सारा का सारा कोड आपका स्टोर होगा इसमें। ये नेट से ही कोड उठाया हुआ है कि एज में से, डेट ऑफ बर्थ में से एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आप नेट से ही देख लीजिएगा, ये भी आपको मिल जाएगा, वरना कोड तो आपको मिल ही जाना है। जावा स्क्रिप्ट कैलकुलेट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, या फिर डेट पिकर भी कर लें तब भी ठीक है। तो ये देखें बहुत सारी चीज़ें ना आपको मिल सकती हैं। हर यूज़र की अपनी लॉजिक है, किसी ने कुछ बनाया होना है, किसी ने कुछ बनाया होना है, तो आप इस तरह इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। टुडे में से, न्यू डेट में से क्या होगा, डेट ऑब्जेक्ट टुडे में आ जाएगा। न्यू डेट, डेट स्ट्रिंग, डेट स्ट्रिंग क्या है, जो डेट पिकर से वैल्यू आई है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो स्टोर हो जाएगी बर्थ डेट में। एज को क्या करो, टुडे डॉट गेट फुल ईयर, इसमें क्या होता है पूरे साल को ले आज का मतलब 2022 और उसकी जो भी होगी 17 मई फीड करेंगे आज जी। इधर 17 मई आज डेट फीड करेंगे टुडे के। जी टुडे में से गेट फुल ईयर निकाले तो फुल ईयर जो बनेगा वो 2022 बनेगा, और उसकी फॉर एग्जांपल सुभान भाई की 2004 है, 2022 में से 2004 माइनस कर दें तो कितना बनता है, 18 बनता है। तो अब देखें वो क्या कह रहा है, इफ़ एम सॉरी वेरिएबल एम इक्वल टू टुडे, आज में से गेट मंथ करें तो मंथ में क्या आएगी वैल्यू, वो बढ़ा जाएगा, ये सात है न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कम हो जी क्या आएगी बताएं, कौन सा महीना, गेट मंथ, पाँच पाँच मई तो आएगी। चार मई आएगी, आएगा। पहले दूसरा पाँच है, जी पाँच। ये 7वां महीना है, वो 12 लास्ट तो ये अच्छा नहीं इसके नहीं लिए- सर ये 5वां महीना है ना, करंट मंथ तो 5वां है, और वो लास्ट दिसंबर है। पाँच 4 आएगा, 0 से लेकर ठीक 11 तक आती है ना, तो 4 और गेट फुल ईयर करेंगे तो आपकी क्या है, मई थी, नीचे मार्च, तो मार्च में क्या आएगी नीचे वाली 2, 4 में से माइनस कर दूँ 2, जो भी वैल्यू बनेगी 2 मंथ। तो मीन्स के लॉजिक बनी हुई है, आप इसको ही कैलकुलेट करके डेट ऑफ बर्थ में से एज निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है कैलकुलेट एज, एज डायरेक्ट इस तरह लिखने का। एक चीज़ ये कि आप इसमें ना लिखें और आप प्रोटोटाइप बना लें। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, यूज़र, यहाँ पे यूज़र डॉट प्रोटोटाइप डॉट कैलकुलेट एज, मीन्स के इसी में कैलकुलेट एज ऐड हो जाएगा। फंक्शन बनाओ, फंक्शन जो भी ये काम कर रहा है वो रिटर्न कर देगा एज, एज स्टोर हो जाएगी कैलकुलेट एज में। अब कैलकुलेट एज जब भी हम कॉल करेंगे इसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें से हमें एज गेट करके दे देगा। तो ज़्यादा इसको डीप ना भी समझें,
जब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुद भी समझ लग जाएगी, क्योंकि ये चीज़ दरअसल एडवांस लेवल की है। तो दिखाने का मकसद ये था कि अब अगर हम इस एज को, इसमें से अगर आप डेट ऑफ बर्थ निकालें, ओ सॉरी एज निकालें, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा ही है, हमने क्या करना है, लेट एज इक्वल टू, वो पूरा का पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा जो भी होगा। अब उसकी मदद से, जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था उसकी मदद से अगर अब हम ये करें, लेट यूज़र फर्स्ट नेम की वैल्यू पास कर दो, लास्ट नेम की वैल्यू, ईमेल की वैल्यू और डेट ऑफ बर्थ है। मीन्स कि ये चारों वैल्यू है, बस प्रॉपर्टी नेम नहीं है, ये वैल्यू है। स्टोर कर दो और उस यूज़र में ही एक और प्रोटोटाइप की मदद से हमने कैलकुलेट एज ऐड किया है, जो आपको एज कैलकुलेट करके देगा। इसकी मदद से आपके पास एज आ जाएगी। तो यहाँ पे करते हैं सुभान अहमद abc@gmail.com, मंथ 3/20/2004 कहते हैं, ऐड यूज़र प्लीज़ एंटर योर ईमेल करेक्टली। तो ईमेल नहीं है सही, ऐड यूज़र हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड। शो टेबल करें तो आपके पास देखें ये एज आ जाएगी। अब ये शो टेबल में शो क्या हो रहा है, अगर तो यूज़र्स की लेंथ नहीं है तो फिर क्या कर दो, नोटिफिकेशन दिखा दो और यहाँ से ही रिटर्न कर दो। अगर तो यूज़र में कोई है, यूज़र्स मीन्स कि लेंथ उसकी आ जाती है, तो टेबल स्टार्टिंग कोड कॉन्कैटिनेट करना आता है ना, और क्या कहते हैं, यहाँ पर HTML दिखा सकते हैं ना रिजवान भाई, डॉट इनर HTML की मदद से। तो अब आपने एक टिप को क्लास दी, टेबल रिस्पॉन्सिव, ये क्या है? किधर ऊपर ये टेबल स्ट्रिंग ये जी टेबल रिस्पॉन्सिव, ये बूटस्ट्रैप का ही है। गेट bootstrap.com पे आए, डॉक्स सर कंस्ट्रक्टर के अंदर फिर हमें वो एज वाला एक लिखना होगा ना, एक और देनी होगी ना। कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो प्रोटोटाइप की मदद से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर हमें नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक कर लेगा उसको। ओके जी, टेबल्स, तो ये आपके पास बने बनाए टेबल हैं, जी इसी को हमने यूज़ किया। यहाँ पर टेबल रिस्पॉन्सिव एक आ रहा होगा, रिस्पॉन्सिव टेबल के लिए। ओके जी, रिस्पॉन्सिव टेबल्स, जी तो ये है डिव क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव। उस टेबल रिस्पॉन्सिव के अंदर आपका टेबल का कोड होगा और टेबल एलिमेंट आएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। टेबल स्टार्टिंग कोड जितना भी है उसको हमने स्टोर करवा लिया इस वेरिएबल में, और टेबल एंडिंग कोड जो टेबल का एंड कोड बनता है, इस टेबल के कोड को ना बेशक 1 by 1 करके सिंपल HTML में पहले चेक कर लीजिएगा, तो आपकी इसकी आउटपुट नज़र आ जाएगी। टेबल स्टार्टिंग कोड और टेबल एंडिंग कोड, इसका मतलब कि इसके दरमियान में आपका बाकी सारा टेबल का कोड आएगा। टेबल हेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेबल हेड जो है, क्योंकि वो तो रिस्पॉन्सिव डायनामिक नहीं है, आपका टेबल जो है ये तो डायनामिक नहीं है, इसमें तो हैशटैग या नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और एज यही आनी है। डायनामिक कंटेंट जो है वो आपका नीचे वाला है। यहाँ पे 1 है तो नेक्स्ट 2 होगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम की वैल्यू आएगी, यहाँ पे लास्ट नेम की, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और एज। टेबल बॉडी, आपका जितना भी कोड है ना, ये सारा का सारा टेबल बॉडी में है। टेबल का ही कोड देखिएगा, आपको ना इसकी समझ लग जाएगी। जी सर, इसका तो पता है
सर वो जो एज कैलकुलेट करता है ना, तो वो कैसे बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो निकलेगी काइंडली, बस वो मैं आपको दिखाता था। मैं 1 मिनट ये शो टेबल करवा दूं। टेबल बॉडी, अब देखें हम क्या कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल बॉडी क्या है? ब्लैंक ब्लैंक है। 4 लूप चला रहे हैं, किस पे चला रहे हैं? लूप किस पे चला रहे हैं? इस पे टेबल पे लूप किस पे चला रहे हैं? यूज़र्स पे चला रहे हैं ना। लेट आई इक्वल टू 0, आई छोटा है यूज़र्स डॉट लेंथ से। आई को क्या करो? प्लस प्लस, मीन्स कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 बाय 1 करके आपके पास मिलेंगे। टेबल बॉडी में क्या करो? प्लस इक्वल पुराना जितना कोड है और न्यू जितना कोड है। टेबल रो बनेगी। TH में हम क्या कर रहे हैं टेबल हेडिंग जी? टेबल हेडिंग, ये जो है ना ये वाला कोड, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आता है आई में। जी इंडेक्स क्या आएगा? 0 0 में कर दें प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 1 हो गया। तो ये आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट में यूज़र्स आई मीन्स के फर्स्ट इंडेक्स से इंडेक्स 0 में जो भी एलिमेंट होगा उसका फर्स्ट नेम। आपके पास यूज़र्स आई में क्या मिलेगा आपको? यूज़र्स आई में 0 इंडेक्स 0 में क्या है? वही 0 देगा। इंडेक्स 0 में हम क्या पुश कर रहे हैं? यूज़र क्या है? जो भी है यूजर हमारा डाटा टाइप क्या है? फर्स्ट टाइम यूज़र की डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है ना। यूज़र्स आई यहाँ पर एक होगा यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। ठीक हो गया जी। उसी तरह यूज़र्स आई मीन्स के इंडेक्स 0 में आपके पास आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा यूज़र। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी लास्ट नेम की। उसी तरह यूज़र की ईमेल और यूज़र का डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए क्या कर रहे हैं। यूज़र्स आई डॉट कैलकुलेट एज और उसको कॉल कर रहे हैं कि वह ऑटोमेटिक एज को कैलकुलेट कर दें, जो कि प्रोटोटाइप की मदद से बनाया था। लेट टेबल इक्वल टू टेबल स्टार्टिंग कोड, टेबल हेड सबसे पहले स्टार्टिंग कोड होगा, उसके बाद आपका आएगा हेड, उसके बाद टी बॉडी। ये जितना भी है ना कोड ये सारा का सारा यहाँ से ही उठाया है। ये सबसे पहले टेबल के बाद टेबल हेड के बाद जब ये हेड ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या आ रहा है? टेबल बॉडी टी बॉडी। उसके बाद टेबल बॉडी का कोड जिसमें आ रहा है TR, एक टेबल रो ये। उसके बाद नेक्स्ट रो, फिर उसके बाद नेक्स्ट रो, मीन्स के जितने एलिमेंट्स आएंगे एक एक रो बनती जाएगी। टेबल बॉडी क्लोज कर रही है तो यहाँ पे टेबल बॉडी हमने क्लोज कर दिया और टेबल एंडिंग कोड जो टेबल का एंडिंग कोड बनता है। ये सारा का सारा HTML है। उसके बाद हम क्या करें? शो आउटपुट में टेबल को शो करवा देते हैं। इस शो आउटपुट में क्या हो रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML इक्वल टू टेबल, ये चीज़ हो रही है। तो इस वजह से वो आपको आउटपुट दिखा देता है। तो ये शो आउटपुट क्या है? ये जो चीज़ है ना ये मैं आपको कोड इसका सेंड कर दूंगा, इसे देखिएगा लाजमी। उसके बाद प्रिंट यूजर्स इन कंसोल, आपके पास एक एरे आएगी। उस एरे में क्या आएगा? यूज़र क्या आएगा? यूज़र एक है क्या? ऑब्जेक्ट है। तो आपके पास देखें एक ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आप मज़ीद कर सकते हैं। फर्स्ट नेम सुबहान, लास्ट नेम अहमद, ID उसकी बल्कि यानी ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हमने ID एक जनरेट की, डेट क्रिएटेड जनरेट किया, रोल हमने खुद से रखा और स्टेटस उसका एक्टिव किया। इसमें देखें ना तो एज आ रही है कुछ भी, ना कैलकुलेट एज आ रहा है। तो ये प्रोटोटाइप की मदद से हो रहा है।
जो ऑटोमेटिक उसको जनरेट कर देता है। वो एज जो है ना तो वो डेटाबेस में जा रही है ना कहीं और जा रही है, इससे हमारी डेटाबेस का बर्डन भी लो है, उस पर बर्डन नहीं पड़ रहा और हमारे कोड पे भी बर्डन नहीं पड़ रहा। एक न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आलम शेर और यहाँ पर alam@gmail.com, एज रख देते हैं फॉर एग्जांपल 2000 और ऐड यूज़र कर देते हैं। अ न्यू यूज़र हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड और साथ ही शो टेबल। तो आलम शेर। अच्छा, हम चाहते हैं कि जब भी न्यू यूज़र क्रिएट हो साथ साथ ही वो आउटपुट में भी आ जाए, हमें शो हो जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं? साथ ही आउटपुट में ऊपर वाले बटन के ऊपर ही हम वो भी फंक्शन नीचे वाले का भी लगा देंगे। ओह, देखा, समझ आ रही है। यहाँ पे शो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, साथ ही शो टेबल फंक्शन चला दें। साढ़े पीछे बैठे हैं अभी और ठंड लग रजी का तबीयत खराब होगी। फिल ऑल इनपुट्स। ओके जी, ऐड यूज़र, ये देखें। तो साथ ही आपको वो यूज़र नज़र आ गया। एक और, फिल ऑल इनपुट्स ऐड यूज़र, तो ये देखें। सर ये ऐड यही वाला बार बार करते हैं, रियली बार बार होता रहेगा ऐड? ये वाला जी, होता रहेगा, लेकिन हम इस पर लॉजिक लगा सकते लगा, याद नहीं है जो हम करते थे सिटीज़ वाला, अगर पहले से ही सिटी मौजूद है तो फिर उसको ऐड ना करो, अगर नहीं है तो फिर उसको ऐड कर दो। तो अब आप वो वाला कोड इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर वो कोड सेव किया हुआ है तो। किया हुआ है तो सर वो ये वाला मेरा टाइम लिख रहा हूँ, कैसे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी बस। यूज़र डॉट प्रोटोटाइप डॉट कैलकुलेट एज, ये क्या करेगा, इस कैलकुलेट एज फंक्शन को ऐड कर देगा यूज़र कंस्ट्रक्टर में, जो ऊपर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता तो फिर ये काम नहीं करता। और एज यूज़र भी जो है, अगर वो हम कंस्ट्रक्टर की मदद से ही ऐड कर रहे हैं तो तब ये काम करेगा। अगर हम इसको सिंपल इस तरह ऑब्जेक्ट की मदद से करते हैं तो तब वो काम नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं उस पर, यूज़र में प्रोटोटाइप ऐड कर दो। ऐड क्या करो, कैलकुलेट एज, उसमें फंक्शन एक चल रहा है, लेट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है, न्यू डेट में दिस डॉट डी ओ बी, इस दिस डॉट डी ओ बी की जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगी। मीन्स के उस यूज़र की जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी। लेट करंट डेट, करंट डेट क्या है, जो इस टाइम आपके सिस्टम का डेट है। मंथ डिफरेंस, डिफरेंस कितना है मंथ का, करंट डेट में से गेट टाइम कर लें माइनस डी ओ बी में से गेट टाइम कर लें, तो उसकी वैल्यू। ये कैलकुलेट एज का तो वैसे हमने खुद भी बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो बनाया हुआ है ना। तो ये वो वाला फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये वाला यही यूज़र्स को वो कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग यूज़र्स कर दें, सिंपल प्रिंट यूज़र्स। अगर तो यूज़र्स में लेंथ नहीं है तो उसको अलर्ट कर दें, अगर तो है तो कंसोल डॉट लॉग यूज़र्स कर दें। अगर 1 by 1 करने हैं, यूज़र्स 1 by 1 करने हैं तो लूप चला दें, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई छोटा है यूज़र्स डॉट लेंथ से, आई को क्या कर दो प्लस प्लस, और यहाँ पर क्या करो लेट यूज़र जो आपके पास आएगा। एक तो तरीका है कि कंसोल डॉट लॉग कर दें यूज़र्स आई, तो आपके पास 1 by 1 करके यूज़र आ जाएगा। एक आ गया स्क्रीन शॉट। तो ये देखें अब ये 1 by 1 करके आ रहे हैं आपके पास।
अगर इसी की सिर्फ और सिर्फ एज गेट करनी है, दरअसल हम जब भी रिफ्रेश करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। यूजर्स डॉट कैलकुलेट एज, तो इसकी एज जो बनती है वो 4 बनती है 2017 के अकॉर्डिंगली। फिर ऑल इनपुट्स ऐड यूज़र प्रिंट यूज़र इन कंसोल, तब आपके पास दोनों आ रहे होंगे। और इसकी एज बनती है 1982 से के अकॉर्डिंगली 39 बनती है। अब इस चीज़ को यूज़र्स आई लेट यूज़र इक्वल टू यूजर्स आई, जी शायद किसके साथ? सर मैं इधर यही क्लास के बगैर में आया था तो अच्छा जी, चलें यूज़र यूज़र्स आई, और अब इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं डायरेक्टली यूज़र, तो आपके पास तब भी ये यूज़र 1 बाय 1 करके आने लग जाएंगे। फिर ऑल इनपुट्स ऐड यूज़र, यूज़र ऐड हो गया, प्रिंट यूज़र इन कंसोल, तो ये आपके पास हो जाएगा बस। सर ये डाटा जो सा आप सेव कर रहे हैं जी। रिफ्रेश करके उड़ जाता है, ये रिफ्रेश करें और डाटा ना उड़े वो वाला क्या है? उसी दिन आपने क्लास मिस की है। वो थोड़ा सा बताइए। नहीं, वो तो पूरा टॉपिक है, अब वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में वो होगा। आप ट्यूसडे को नहीं आए थे ना पिछले? जी, उस ट्यूसडे भी हमने वो टॉपिक किया था, इसलिए आप लोगों का आजकल वक्त बहुत कीमती है। जी, कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? जी फैसल भाई, क्लियर है जी? जावा स्क्रिप्ट के आपके अल्लाह खैर करे 75 चैप्टर्स हो गए। अगले हफ्ते आप लोग की जावा स्क्रिप्ट कम्प्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, बेसिक जो है बुक वाली। उसके बाद 2 से 3 लेक्चर्स एडवांस जावा स्क्रिप्ट के हैं, वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम रिएक्ट पे जंप कर जाएंगे। रिएक्ट पे जब जंप कर जाएंगे तो आपकी जावा स्क्रिप्ट क्लियर होने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल चीज़ों में आ जाएंगे, प्रोफेशनलिज्म में उसको यूज़ कर रहे होंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा जहाँ पे हम टोटे में यूज़ करते रहे हैं, अब उसको प्रोफेशनली किस तरह यूज़ करना है। मे भी आप लोग को मेरे ख्याल कल सुभान भी शायद कह रहे थे लूप की समझ नहीं लगती है, ऐसे ही है? आपने कहा था लूप चलाने का, किसने कहा था कि लूप चलाने में इशू आता है? जी, आपने कहा था। अच्छा जी, अच्छा आप इनके पीछे बैठे थे कल। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए इसी यूज़र में, सॉरी इस यूज़र में सारे एलिमेंट्स चाहिए 1 बाय 1 करके, ऐसे ही है। एडवांस जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, कोड बहुत आसान हो गया। अभी तक हम लूप फॉर लूप यूज़ करते रहे हैं, उसमें आ गया फॉर ऑफ लूप, फॉर लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स में हमने क्या स्टोर करवाया है, यूज़र करवाया है, तो यहाँ पर यूज़र लिख दें। यहाँ पर आप एक्स भी लिख दें तब भी ये काम करेगा, क्योंकि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। हम कहते हैं लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स, क्या करो कंसोल डॉट लॉग करो यूज़र, तो ये लूप चल जाएगी उस यूज़र्स पे, 1 बाय 1 करके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास और स्टोर हो जाएंगे इस यूज़र। हर एक चीज़ को मैनेज करना जी, लेंथ वगैरह और लेंथ ख़त्म होगी ना, लेंथ तो हम लगाते हैं कि कितनी देर तक चलाना है आपने। अच्छा अगर हमें सारे ही चाहिए तो फिर आप ऑफ लूप चला सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑफ लूप। इंक्रीमेंट भी करें। अगर एक लिमिट तक चाहिए फिर ऊपर वाली- फिर अगर एक लिमिट तक चाहिए फिर आप वो यूज़ करेंगे। तो इस वजह से ये दोनों हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर कोई लिमिट लगानी है तो फिर फॉर लूप, अगर लिमिट के बगैर आपको सारे ही एलिमेंट चाहिए तो फिर फॉर ऑफ लूप हम यूज़ कर लेंगे। वैसे ये एडवांस जावास्क्रिप्ट में हम दोबारा करेंगे, पर ये कोड इतना ही है बस, और तो कुछ भी नहीं है। अब इसको स्किप कर देते हैं। तो
फिल ऑल इनपुट्स, ऐड यूज़र, एक और करवा लें, प्रिंट यूज़र इन कंसोल। तो ये देखें, ये फॉर ऑफ लूप की मदद से। इसमें अब अगर यहाँ पे x लिखते हैं तो यहाँ पर भी जाके आपको फिर x लिखना पड़ेगा। तो अगर तो यूज़र्स हैं तो फिर जाहिर सी बात आप यूज़र ही गेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सिटीज़ होते तो फिर आप क्या गेट करते, सिटी गेट करते, तो यहाँ पर सिटी लिख देते। तो वेरिएबल नेम जो है ना हमेशा वही यूज़ करें जो उसको रेफ़र कर रहा हो कि वाकई वही चीज़ है। इससे आपका कोड बहुत आसान हो जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे आप x लिख दें, नीचे भी जाके आप x लिख रहे हैं वो तो काम करेगा। ऊपर जाके आप कहीं सिटीज़ की एरे ABC बना रहे हो, हमें क्या पता लगेगा ABC में क्या चीज़ है। सिटीज़ का तो पता है कि सिटीज़ उसमें आप यूज़ कर रहे होंगे। ABC बना देते हैं, X बना देते हैं, Y बना देते हैं, तो उससे पता नहीं लगता है। और वो कितनी की मर्तबा बनाएंगे एक कोड के अंदर, ये भी नहीं। वो तो एक ही बन सकता है। यानी कि फिर हमें ये भी परेशानी होगी ना, एक मरतबा x दिया तो दोबारा x नहीं यूज़ करना। जी जी, किसी का कोई सवाल हो?